नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको मनीषा कुलश्रेष्ठा के द्वारा लिखित कहानी अधूरी तस्वीरें, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए सुनते हैं। अविनाश, पहुंचते ही फोन कर देना बेटा, वरना तुम्हारी मां को चिंता हो जाएगी। जी मामा जी, कर दूंगा। और बस चल पड़ी थी। बस मामा जी और माँ की ही जिद है। उसका तो बिल्कुल मन नहीं था माउंट आबू जाने का। उसकी एक शादी से माँ का जी नहीं भरा, जो इस दूसरी शादी के लिए माँ ने मामा से कहलवा कर विवश कर दिया है। माना कि मामा अंत तक कहते रहे, अविनाश तो ये मत समझ कि तुझे शादी के लिए भेजा जा रहा है। हाँ, मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सिन्हा का घर और बाग है। हाँ, तो बस उनके परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जा रहा है। बेटा, उन्होंने तुझे बचपन में देखा था, बड़ा बुला रहे थे वो। तो चिंता मत कर, मैं भी अगले सप्ताह पहुंच जाऊंगा। पर वो जानता है कि ये जाल शादी के लिए ही बिछाया जा रहा है। बस चलते ही अच्छा मौसम होने के बावजूद ये बात सोचकर अविनाश का मन कड़वी स्मृतियों से भर गया। आंखें जलने लगीं और उस अपमान को याद कर पूरा ही वजूद तिलमिला गया। नहीं करनी अब उसे दूसरी शादी। हालांकि पहली ही शादी न थी, कोर्ट में शून्य साबित कर दी गई थी। पर फिर अब उसका मन ही मर गया था। उसके बाद हर स्त्री उसे एक छलावा लगती थी। 9 साल हो गए उस बात को, पर मन के छाले हैं कि सूखते नहीं, बल्कि बार बार फूट कर उसे आहत करते हैं। उसका क्या गुनाह था? कितने अरमानों के साथ उसकी विधवा मां ने स्कूल में टीचिंग कर उसे अच्छे आदर्शों के साथ पाला, और फलस्वरूप उसका डीएनए में सिलेक्शन हुआ। जब वो आर्मी ऑफिसर बनकर मां के सामने आया तो मां कितनी गर्वित थी। उसने बड़े चाव से ढेरों रिश्तों में से एक बेहतरीन रिश्ता चुना था उसके लिए। एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी की बेटी अल्पना। मां तो बस घरबार और लड़की की सुंदरता पर और उनकी शानदार मेहमान नवाजी पर रीझ गई। देखने दिखाने की रस्म के बाद सबके कहने पर एकांत में उसने एक संक्षिप्त बात भी की, और वो अचानक उठकर चली गई। तब तो उसे लगा था कि शर्मा रही होगी। उन लोगों और मां की जल्दी की वजह से उसे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। तब भी 1-2 बार उसने फोन पर बात करना चाहा, पर किसी न किसी वजह से बात न हो सकी। उसने सोच लिया था कि अब तो शादी हो ही रही है। शादी के तामझाम के बाद जब अपनी जीवन संगिनी से मिलने की वो इत्मीनान की, एक दूसरे को जानने की रात आई, तो शादी के शानदार पलंग पर फूलों की सजावट के बीच उसे लाल जोड़े में अपनी दुल्हन नहीं मिली। काली नाइटी में अल्पना पैर सिकोड़े सोई थी। जगाने पर बहुत ठंडी आवाज में उसने कहा था, मुझे छूना मत, ये शादी नहीं है अविनाश, बस समझौता है। किस तरह का समझौता? मैं बात नहीं करना चाहती इस वक्त। अरे तो तभी मना कर देना था तुम्हें। किया था, बहुत किया, लेकिन कोई माना नहीं। तो फिर अब कुछ भी नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहां। वो सुंदर चेहरा वितृष्णा से भर गया था। उसके बाद जब वो अगले दिन मायके गई तो उसकी जगह लौटकर विवाह को शून्य साबित करने के लिए उसके वकील का नोटिस आया, जिसमें आरोप था कि वो नपुंसक है और विवाह के योग्य नहीं। वो तो जड़ होकर रह गया। मां और मामा जी ने उसके घर वालों से कहा सुनी की कोर्ट का फैसला होने तक अपमान उसे जलाता रहा। हालांकि वो आरोप साबित न हो सका, पर अब उसका ही मन न था कि ये संबंध बना रहे। उसने तलाक मंजूर कर लिया। उसके बाद उसने अपनी पोस्टिंग लेह करवा ली थी। वहां से भी लगातार फील्ड पोस्टिंग्स लेता रहा, जानबूझकर, और मां की दूसरे विवाह की जिद को टालता गया। पर अब मां की अस्वस्थता की वजह से उसे जोधपुर पोस्टिंग करवानी पड़ी, और मां के साथ रहकर उनकी जिद न टाल सका। बार बार शादी की उम्र निकल जाने की बात कहकर भी मां को जीवन भर अविवाहित रहने की बात के लिए मना न सका। हर बार वही बहस, मां इस अगस्त में 35 का हो जाऊंगा, अब तुम ही बताओ ये कोई उम्र है शादी की? चुप कर,
35 की कोई उम्र होती है आजकल। पिछले कई दिनों से माउंट आबू प्रकरण माँ और मामा चलाए जा रहे थे। माँ के इमोशनल ब्लैकमेल और पिता जैसे मामा के समझाने पर वो टाल न सका। इस बार मामा छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते थे। सो वो उस लड़की और उसके परिवार के साथ उसे पूरे 15-20 दिन छोड़ना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर सिन्हा मामा के कलीग रह चुके हैं। उनकी एक बहन है, अविवाहित। उसने भी किन्हीं कारणों से शादी नहीं की। अविनाश के मन में किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं है। उसे मलाल हो रहा है। उसने सोचा था कि इस बार एनुअल लीव लेकर मां के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा और फिर मां के साथ लंबी यात्राओं पर जाएगा, पूरा भारत घूमेगा। पर मां ने ही कह दिया कि ओ मेरे श्रवण कुमार, मैं तो तीर्थ कर ही लूंगी, पहले तेरी शादी करके गंगा तो नहा लूं। बहुत सारे ख्यालों से उसका मन भारी हो चला है। वो सर झटक कर बस के बाहर झांकता है। शाम का झुटपुटा रास्तों और पहाड़ियों पर उतर आया है। झुंड का झुंड तोते शोर मचाते हुए लौट रहे हैं। हवा में सर्दी के आगमन की खुनकी महसूस होने लगी है। वो पूरी खुली खिड़की जरा सी सरका देता है, बस के अंदर नजर डालता है। सामने वाली सीट पर एक विदेशी युवती बैठी है। उसे देख वो थोड़ा मुस्कुरा देती है। अब वो भी उस बेबाक निश्चल मुस्कान पर जवाब में मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। अचानक न जाने किस गुमान में उसके हाथ बाल संवारने लगते हैं। अपने इस कॉलेज के लड़कों जैसी हरकत पर उसे स्वयं हंसी आ जाती है और उसे दबाने के लिए फिर से खिड़की के बाहर देखने लगता है। मन थोड़ा हल्का हो गया है। वैसे आज़ादी में कितना सुकून है। अब उम्र के 35 साल मुक्त रहकर विवाह के पक्ष में वो जरा भी नहीं, पर यहाँ भारत में जिस तरह बड़ी उम्र की लड़कियों का कुंवारा रहना संदिग्ध होता है, वहीं बड़ी उम्र के कुंवारे भी संदेहों से अछूते नहीं रह पाते। समाज का इतना दबाव होता है कि आपको कोई चैन से नहीं बैठने दे सकता। वो बस अपनी नौकरी के 20 साल पूरे करते ही अब्रॉड चला जाएगा, नहीं करने शादी वादी। बेकार का बवाल। उसकी नजर फिर उधर चली गई। वो भी इधर ही देख रही थी। दोनों ने एक बार फिर मुस्कान बांटी। लड़की आकर्षक है। शाम ढलने लगी थी। लगता है आबू रोड से ऊपर माउंट आबू पहुंचते पहुंचते करीब 2 घंटे और लग जाएंगे और करीब रात 8 बजे तक पहुंचेगा। फिर तो यही ठीक है कि वो रात किसी होटल में ठहर कर सुबह ही ब्रिगेडियर सिन्हा के घर जाए। ठंड थोड़ी गहराने लगी थी। उसने मां की जबरदस्ती रखी हुई जैकेट निकाली और पहन ली। उस लड़की ने फिर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में आकर्षण था, लेकिन उसके प्रति वो मुस्कुराया नहीं। इस बार एक गहरी नजर डाल खिड़की के बाहर फैलते अंधेरे में दृष्टि डालने लगा। पहाड़ों पेड़ों की सब्ज आकृतियां धीरे धीरे स्याही में बदल रही थी। उसके मन पर अन्य मनस्कता के साए फिर घिराए। कहां जा रहा है वो और क्यों बेवजह? किस समझौते की तरह 2 लोगों के बंधने से जरूरी काम कुछ और नहीं? बेकार है विवाह नामक संस्था। मामा क्यों कहते हैं कि शारीरिक जरूरतें तो हैं ही, एक साथी के लिए मानसिक जरूरत भी होती है। शारीरिक जरूरतों का क्या है? अब भला उस जैसे आकर्षक पुरुष के लिए लड़कियों की कमी है क्या? जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा है, वो उस विदेशी युवती की नजरों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा है। उसने चेहरा फिर से खिड़की की तरफ घुमा लिया है। हालांकि इस एक पोस्चर में उसकी गर्दन दुखने लगी है, पर वो किसी किस्म की गलतफहमी उसे नहीं पालने देना चाहता। बस ने 8 की जगह 8:30 बजा लिए हैं। बस स्टॉप पर उतरकर वो अपना सामान डिक्की से निकाल ही रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर उसे एक हाथ महसूस हुआ। हेलो जेंटलमैन, आई एम ब्रिगेडियर सिन्हा। गुड इवनिंग सर। वेलकम डियर। आपने क्यों तकलीफ की सर, मैं पहुंच जाता। अरे तुम हमारे मेहमान हो आखिर। राम सिंह, सामान गाड़ी में रखो। अविनाश, तुम हमारे साथ ठहरोगे। लेकिन सर। लेकिन क्या भाई? आपने मुझे पहचाना कैसे? ओह यार, इतने सारे यात्रियों में एक फौजी अफसर को पहचानना क्या मुश्किल है क्या?
अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से होकर ब्रिगेडियर सिन्हा के बंगले पर पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लग गए। सारे रास्ते वे बोलते रहे और वो सुनता रहा कि कैसे फौज छोड़कर वो यहाँ सेटल हुए। यहाँ उनका फार्म हाउस भी है। फार्मिंग में उनकी शुरू से रुचि रही है। वो उसमें स्ट्रॉबेरीज उगाना चाह रहे हैं इस बार। माउंट आबू का मौसम कैसा है, यहाँ वे बहुत लोकप्रिय हैं। आधी आधी उनके बंगले के गेट से पोर्च तक 1 मिनट की ड्राइव से लग रहा था कि खूब बड़ी जगह लेकर घर बनाया गया है। अंदर पहुंचकर राम सिंह को उनका सामान गेट रूम में देखने का आदेश देकर उसे हॉल नुमा ड्राइंग रूम में बिठाकर वह अंदर कहीं गायब हो गए। हॉल की सज्जा कलात्मक थी। किसी के हाथ से बनी सुंदर पेंटिंग्स जिनमें ज्यादातर राजस्थानी स्त्रियों के चेहरे थे। सांवला रंग, लंबोतरे चेहरे, खींची हुई काजल भरी आंखें और तीखी नाक वाले। पूरे हॉल पर नजर घूमती हुई एक जगह आ टिकी। दरवाजे में हल्के नीले पर्दों पर बने ऑर्किड्स के जामुनी फूलों के बीच एक पेंटिंग का सही चेहरा चस्पा था। वो चकराया। उसके गौर से देखने पर उस चेहरे ने पलकें झपकाई और चेहरा हंस पड़ा एक दूधिया हंसी। हे नॉटीगल, डरा रही हो क्या? ब्रिगेडियर साहब आते जाते उस जीती जागती पेंटिंग्स को साथ लेकर पर्दे में से बाहर आए। अविनाश, ये मेरी बेटी है नीलांजना, बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ती है। हेलो। हेलो। अच्छा बेटा, जाओ जरा मम्मी को भेजो और किचन में चाय और स्नैक्स के लिए कहना। अविनाश, ड्रिंक्स? नहीं सर, आज नहीं, ट्यूसडेज में नहीं पीता मैं। ओह नाइस। श्रीमती सिन्हा के साथ साथ अर्दली चाय का टीम टाम लेकर आ गया। श्रीमती सिन्हा एक सुंदर व संभ्रांत महिला लगी। चाय की औपचारिकता के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में आ गया। रूम क्या था, एक छोटा मोटा सा समस्त सुविधाओं से युक्त फ्लैट ही था। पूरा घूम घाम कर देखकर उसे याद आया कि 10 बजे डिनर के लिए नीचे उतरना है। अविनाश जब नीचे उतरा तो ब्रिगेडियर साहब ने उससे कहा, अविनाश, अंजना मेरी वाइफ से तो तुम मिल चुके हो, नीला से भी। इससे मिलो, ये सुधा है मेरी बहन, जे आर्ट्स में फाइन आर्ट्स की लेक्चरर है। वैसे बॉम्बे रहती है पर अभी मेरे साथ वैकेशंस बिताने आई है। ये मयंक है मेरा बेटा, आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा है। और ये मयंक का दोस्त है केतन। ये सभी लास्ट वीक से यहीं थे मगर कल जा रहे हैं। और ये हैं मेजर अविनाश, मेरे कलीग और दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान के भतीजे। ये भी हमारे साथ छुट्टियां बिताएंगे। औपचारिक अभिवादन के बाद हल्के फुल्के ड्रिंक्स सूप के साथ औपचारिक बातचीत होने लगी। तभी ब्रिगेडियर ने पूछा, सुधा तुम तो रुकोगी ना? जी दादा, पर वो एक एग्जीबिशन थी मेरे स्टूडेंट्स की। तभी नीलांजना बोल पड़ी, बुआ रुक जाओ ना, भाई को जाने दो, कल आप अभी तो आई थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अविनाश ने पहली बार सुधा को गौर से देखा। तांबई रंग, स्निग्ध त्वचा, बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें, भरे होंठ और थोड़ी चौड़ी नाक। चेहरे पर बहुत परिपक्व सधा हुआ भाव। भरे सानुपातिक जिस्म पर बातिक प्रिंट का भूरा कुर्ता और जीन्स। घने काले लंबे बालों को आकर्षण मगर बेतरतीब जूड़े में लिपटा हुआ। कुल मिलाकर एकाएक आप पर छा जाने वाले प्रभावशाली दृढ़ व्यक्तित्व। बात करने का ढंग और शब्दों के चयन से लगता कि बुद्धिजीवी और कलाकार बात कर रहा है। फिर नजर घूमी तो नीला पर जा टिकी। चंपाई रंग, बुआ की सी ही बड़ी बड़ी लंबी आंखें, पर नाक और होंठ मां जैसे सुघड़। पतली दुबली सी लंबी काया। क्या देख रहे हैं आप? पापा देखो ना, आपके मेहमान खाना तो खा ही नहीं रहे। ओह हाँ अविनाश, कुछ लो यार। सुबह वो देर से उठ सका। उठते ही खिड़की में आया तो देखा कि नीचे मयंक और उसका दोस्त जिप्सी में सामान रख रहे थे। मयंक ने वहीं से चिल्लाकर अलविदा दी और ब्रिगेडियर सिन्हा उन्हें छोड़ने चले गए। वो नहा धोकर नीचे उतर आया। नीलांजना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने की तैयारी में थी। उसके लिए भी वहीं चाय आ गई। ओहो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आज कॉलेज जाने का, पर आज मेरा प्रैक्टिकल पीरियड है। बाहर बुआ एक पेंटिंग बना रही हैं,
देखते रहिएगा, बोर नहीं होंगे आप। शाम को मैं आऊंगी तब घूमने चलेंगे। वो उसकी बातों पर हंस पड़ा। चाय पीकर वो बाहर आ गया। सुधा सचमुच एक पेंटिंग में व्यस्त थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। हो, आप हैं जी? अरे आप पूरा करिए ना, इसे छोड़ क्यों दिया? कोई बात नहीं, वैसे भी ये पिछले साल से चल रहा है, पूरी नहीं हो पाती। इसके बीच न जाने कितनी पेंटिंग्स बना डाली, लेकिन ये अटकी हुई है। दरअसल बॉम्बे होती तो पूरी हो जाती, लेकिन इस नीला ने जाने नहीं दिया। फिर तो ये जरूर आपका मास्टरपीस होने वाली है लगता है। दोनों हंस दिए। हंसती हुई सुधा अच्छी लगती है। हंसी के चेहरे पर से गंभीरता के मुखौटे को खिसका जाती है। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे वो नीला की पोर्ट्रेट लगी। चेहरा अभी अधूरा था। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर बिखरे सुनहरे बालों का गुच्छा, लेस वाला गुलाबी टॉप। बाकी पीछे बैकग्राउंड अधूरा था। तस्वीर अधूरी होने की वजह से उदास सी लग रही थी। सुधा ने बालों से लकड़ी की मछली के सिर वाला कांटा निकाला, जो कि उसकी रुचि के अनुसार कलात्मक था, और बाल कमर तक फैल गए और पहाड़ी बयार में उड़ने लगे। वो उसे गौर से देखे बिना न रह सका। सुधा ने उसकी नजर को उपेक्षित कर दिया और ब्रेकफास्ट यहीं लाने के लिए कहकर चली गई। ब्रेकफास्ट बाहर लॉन में लग गया और परिवार के बचे हुए सदस्य वहीं आ गए। ब्रिगेडियर सिन्हा ने कश्मीर मसले पर बात छेड़ दी तो वो चर्चा देर तक चलती रही। सुधा ज्यादा रुचि नहीं ले रही थी। वो उठकर जब लाइब्रेरी में चली गई तो ब्रिगेडियर साहब मुद्दे पर आ गए। तो अविनाश, तुम्हारा सुधा को लेकर क्या ख्याल है? वो अचकचा गया। क्या कहे? देखो बेटा, मुझे तुम्हारा अतीत मालूम है। सुधा को भी मैंने बताया है। अब तुम दोनों को ही विवाह को लेकर निर्णय ले लेना चाहिए। ये समझ लो कि ये आखिरी गाड़ी है, उसके बाद या तो सफर टाल दो या फिर इसी में चढ़ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अधिक से अधिक समय बिताकर अपना अपना निर्णय बता दो। लंच के बाद वो अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विषय पर सोच सोच कर उलझता रहा। सुधा आर्मी के माहौल में रही है, अच्छी लड़की है, क्या हाँ कह देना चाहिए? अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।